हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम रिलेटिविटी का लेक्चर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने चर्चा की थी रिलेटिविटी के बेसिक्स के बारे में कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस तरीके से पैदा हुई, कहाँ कहाँ हमारा क्लासिकल डोमेन फेल हो गया था, काफ़ी सारी चीज़ों को बताने के लिए। जब पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो जाती है तो किस तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है, उसको उसके मोशन को बताने के लिए, उसके मोशन को एनालाइज करने के लिए। तो हम लोगों ने बेसिकली चर्चा कर ली थी कि किस तरीके से टाइम डायलेटेड होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड होती है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना था। धीरे धीरे अब और भी सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आज हमारा लेक्चर जो होने वाला है वो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर होने वाला है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो देखिए इवेंट क्या है। देखिए इवेंट क्या है, कोई भी फिजिकल हैपनिंग जब कहीं होती है, कहीं स्पेस में होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी तारे का चमकना, ये भी क्या है, एक इवेंट है। सन से लाइट का अर्थ पर आना, ये भी क्या है, एक इवेंट है। इस शॉक का गिरना, ये भी क्या है, एक इवेंट है। इस शॉक को मैं उठा रहा हूँ, ये भी क्या है, हमारा एक इवेंट है। ठीक, जब हम फ़ैन के स्विच को ऑन करते हैं, ये भी क्या है, एक इवेंट है। फ़ैन का रोटेट करना, ये भी क्या है, एक इवेंट है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक इवेंट हैं। कहीं भी स्पेस में अगर कोई फिजिकल हैपनिंग होती है तो ये हमारा क्या होता है, एक इवेंट होता है। अच्छा ठीक है, इवेंट के बारे में पता चल गया। अब देखिए इवेंट क्या होता है, इवेंट फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। इससे फ्रेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस फ्रेम में हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। इवेंट तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है, तो इससे फ्रेम से कोई मतलब नहीं होता है। तो जो हमारा इवेंट होता है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, किसी भी इवेंट को स्पेसिफाई करना है, मान लीजिए किसी रेफरेंस फ्रेम में कोई भी जो हमारा इवेंट है उसको स्पेसिफाई करना है कि इवेंट कहाँ हो रहा है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम क्या करेंगे कि उसकी लोकेशन को बताने के लिए कि इवेंट कहाँ हो रहा है। मान लीजिए कि कोई भी इवेंट है, अर्थ पर क्या हो रहा है कि अर्थ पर कहीं भी किसी भी जगह एक हमने बल्ब को ऑन कर दिया, बल्ब जलने लग गया। तो देखिए ये एक इवेंट है। इसको हम कहाँ से देख रहे हैं, हम जुपिटर से बैठ के देख रहे हैं। तो जुपिटर हमारा क्या हो गया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो वहाँ से बैठ के हम इवेंट को देखेंगे तो हमें कुछ न कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे x, y, z, टाइम। ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी इवेंट को हमें नोट करने के लिए कि इवेंट वो कहाँ हो रहा है, किस टाइम हो रहा है। तो 4, अगर किसी भी इवेंट को हमें स्पेसिफाई करना है तो हमें क्या चाहिए, पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड टाइम कोऑर्डिनेट। तो किसी भी हम इवेंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी भी रेफरेंस फ्रेम के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इवेंट की डेफिनेशन को लिख लेते हैं। क्या है, अ फिजिकल हैपनिंग दैट अकर्स एट अ सर्टेन प्लेस, अ फिजिकल हैपनिंग दैट अकर्स at a certain place and time independently any frame of reference। ठीक, टू स्पेसिफाई एन इवेंट we want
स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट। किसी भी इवेंट को अगर हमें स्पेसिफाई करना है तो हमें क्या चाहिए, पोजीशन और टाइम कोऑर्डिनेट चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर ये हमारे पास एक बॉल ए है, ये हमारे पास एक बॉल बी है, और इन दोनों का क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। इन दोनों का क्या हो रहा है, कोलिजन। और मेरे पास ये कोई एक मैन है जो यहाँ पर बैठ के इसको देख रहा है, तो ये नोट करेगा कि इस बॉल के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हैं। जैसे x को हम 1 ले लेते हैं, 2 y को 2 ले लेते हैं, z को 3 ले लेते हैं, और टाइम को क्या लेते हैं, t सेकेंड्स। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लेते हैं 2, 5, 7, t। तो ये हमारे इवेंट को हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये इस जगह हो रहा है, इस टाइम पर हो रहा है, ये इस जगह इस टाइम पर हो रहा है, दोनों बॉल का कोलिजन एक ही टाइम पर हो रहा है। तो किसी भी इवेंट को अगर हमें स्पेसिफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किस बारे में जानना चाहिए, या फिर हमें किस बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें पोजीशन और टाइम कोऑर्डिनेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो हम उस इवेंट को क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि इवेंट क्या होता है। कोई भी फिजिकल हैपनिंग कहीं भी स्पेस में हो रही है तो ये क्या होता है, हमारा इवेंट होता है। ठीक है। और इवेंट क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ भी इवेंट हो रहा है। ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अब बात आ गई है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो मैंने आपको बोला था कि जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है वो किसके ऊपर होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर होगा। तो देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानने से पहले थोड़ा हम क्लासिकल व्यू के बारे में जान लेते हैं कि क्लासिकल व्यू क्या था। तो वैसे तो आपको नॉलेज होगी क्लासिकल व्यू के बारे में, अब बीएससी के स्टूडेंट हैं, फिर भी हम थोड़ा क्लासिकल व्यू के बारे में जानते हैं कि क्लासिकल व्यू क्या था। तो देखिए, अगर मैं क्लासिकल व्यू के बारे में बात करूं तो एक चीज़ तो आप सब लोगों को क्लियर होगी कि क्लासिकल व्यू में किसी भी बॉडी की जो नेचुरल स्टेट होती है वो क्या होती है। जैसे मैं बात करूं कि इस बॉडी की, इस चौक की अभी नेचुरल स्टेट क्या है, तो आप कहेंगे सर इसकी नेचुरल स्टेट तो अभी ये रेस्ट है, ये रेस्ट में रखी हुई है चौक। या फिर मैं बात करूं, डस्टर को उठा लेता हूं, ये डस्टर है, ये अभी हाथ पे रखा हुआ है, तो इसकी भी नेचुरल स्टेट क्या है, रेस्ट में है। तो देखिए, ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि आप ये सोचते हैं कि नेचुरल स्टेट इसकी रेस्ट में है। जो हमारे पूर्वज लोग थे, जो इससे पहले जो फिजिशियन थे, तो वो ये मानते थे कि किसी भी चीज़ की जो फिजिकल स्टेट होती है, किसी भी बॉडी की फिजिकल स्टेट क्या होती है, वो रेस्ट होती है। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ों का आगे चीज़ें हमें ज्ञान हुआ, आगे चीज़ें बढ़ी, तो न्यूटन और गैलीलियो दो लोग आए, दो साइंटिस्ट आए। उन्होंने बताया कि किसी भी बॉडी की जो फिजिकल स्टेट होती है या फिर जो नेचुरल स्टेट होती है, नेचुरल फिजिकल स्टेट होती है, वो रेस्ट नहीं होती है। जैसे अभी आप इस चौक को क्या देख रहे हैं, रेस्ट में देख रहे हैं। बट अगर आप सोचिए कि आप अर्थ के बाहर चले जाते हैं तो ये चौक अर्थ के साथ मोशन में है। ठीक, तो ये रेस्ट में कैसे हो सकती है। तो कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी चीज़, कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। सारी चीज़ क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। जैसे अगर मैं एस्ट्रॉयड की बात करूं कि अर्थ से बाहर हम स्पेस में देखते हैं बहुत सारे उल्कापिंड घूमते रहते हैं। अभी आपने सुना होगा कि 31 मई को क्या आने वाला था, कोई उल्कापिंड आने वाला था, सॉरी 31 अप्रैल को, नहीं 29 अप्रैल को आने वाला था उल्कापिंड, अर्थ पे गिरेगा, ऊपर ये होगा वो होगा। तो जो ये उल्कापिंड आते हैं किसी न किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से आते हैं। या फिर कोई भी, जैसे हम अर्थ को देखते हैं, अर्थ का एक्सेलरेशन क्या ले लेते हैं, वैसे भी नेगलेक्ट कर देते हैं अर्थ का एक्सेलरेशन, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। और भी जो भी यूनिवर्स में चीज़ें हैं वो सारी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। तो किसी भी बॉडी की जो नेचुरल स्टेट होती है क्लासिकल व्यू के अकॉर्डिंग, वो क्या होती है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इस चीज़ को हम नोट कर लेते हैं कि किसी भी बॉडी की नेचुरल स्टेट क्या है, व्हेन देयर इज नो रियल फोर्स, व्हेन देयर इज नो रियल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी,
द नेचुरल स्टेट ऑफ दिस बॉडी इज कांस्टेंट वेलोसिटी, not rest postulated by Newton and Galileo। देखिए दो बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए हैं, न्यूटन और गैलीलियो। तो इन लोगों ने क्या बताया कि अगर किसी भी बॉडी पर कोई रियल फोर्स नहीं है तो उस बॉडी की जो नेचुरल स्टेट है वो क्या है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये चौक रुकी ही क्यों है, ये चौक इसके ऊपर ये रुकी हुई क्यों है। देखिए रुकी हुई किस लिए है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी में किस लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, इस कारण से ये रुकी हुई है। अगर कोई भी नेचुरल फोर्स ना है इसके पास, कोई भी रियल फोर्स ना है इसके पास, तो ये बॉडी क्या करेगी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तब तक। ठीक, तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है इस पर कोई ना कोई रियल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आया रियल फोर्स, अभी उसकी हम चर्चा करेंगे कि रियल फोर्स है क्या। देखिए रियल फोर्स क्या होते हैं। देखिए रियल फोर्स ये हमेशा क्या रहेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर्स में प्रेजेंट रहेंगे। एक्शन रिएक्शन न्यूटन का थर्ड लॉ है ये। अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ भी यहाँ से आ जाता है। देखिए हमारे पास नेचुरल स्टेट क्या रेस्ट में है। अगर मैं न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में बात करूँ तो F इक्वल्स टू एम इंटू ए, यही होता है। अच्छा, ए क्या होता है, ए क्या होता है डी वी ओवर डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यही क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है। तो देखिए अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अगर फोर्स लग रहा है तो उसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, यही तो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि अगर कोई भी बॉडी जिसके पास क्या है, कोई भी कांस्टेंट फोर्स नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही है, मतलब उस पर कोई ना कोई रियल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो देखिए ये रियल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, F इक्वल्स टू एम इंटू ए। और एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर इसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो मतलब कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगेगा। तो देखिए रियल फोर्सेस हमारे क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर्स में होते हैं हमेशा। जैसे जो हमारा और रियल फोर्स हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, हमारे पास कोई मास m1 है, कोई मास m2 है, इनके बीच में डिस्टेंस अगर r है तो यहाँ पर हमें पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता था, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर कोई हमारे पास चार्ज है q1 और कोई भी चार्ज है q2, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता था, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो रियल फोर्स हमारे हमेशा क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड तो रियल फोर्स हमारे क्या होते हैं, देखिए एक्शन रिएक्शन पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमेशा जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे ये फोर्स डिके होता जाएगा, वैसे वैसे ये फोर्स ख़त्म होता जाएगा। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को, इस r डिस्टेंस को क्या कर दूं, इस r को इन्फिनिटी कर दूं, तो देखिए ये फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये भी जीरो हो जाएगा एंड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ये भी जीरो हो जाएगा। तो अगर कोई भी बॉडी जिस पर कोई भी रियल फोर्स नहीं है, कोई भी बॉडी जिस पर कोई रियल फोर्स नहीं है, ऐसी बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड बॉडी। ठीक, तो आइसोलेटेड बॉडी कौन सी होती हैं, रियल फोर्स
रियल फोर्स इन पर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड बॉडी। अब देखिए हम चर्चा करेंगे रेफरेंस फ्रेम की। रेफरेंस फ्रेम क्या है? देखिए रेफरेंस फ्रेम के बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी, इससे पहले हमारा एक लेक्चर हुआ था, मैंने उसमें शायद क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने बताया था रेफरेंस फ्रेम के बारे में। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में अगर हमें बताना है तो हमें क्या चाहिए होता है, एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए होता है। ठीक, अब मान लीजिए स्पेस की अगर मैं बात करूँ, स्पेस में कोई भी बॉडी मूव कर रही है, ठीक, और आपके पास कोई रेफरेंस फ्रेम नहीं है। स्पेस में तो एकदम आपको पता ही नहीं आप कहाँ खड़े हुए हैं, कोई वहाँ पर आपके पास ओरिजिन नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप किसी के रेफरेंस में नहीं बता सकते हैं कि वो बॉडी का मोशन कहाँ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो आपको खुद मानना पड़ेगा, आप जहाँ खड़े हों, कि मैं ओरिजिन पर खड़ा हुआ हूँ और मुझसे इतनी दूर, 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर कोई भी बॉडी का कोलिजन हो रहा है। तो ये भी क्या एक रेफरेंस फ्रेम है। रेफरेंस फ्रेम, आपने अपने आप को रेफरेंस फ्रेम बोल दिया है, अपने आप को क्या बोल दिया कि मैं एक ओरिजिन पर खड़ा हुआ हूँ और मुझसे दूर 2 किलोमीटर पे वहाँ पर क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में अगर हम बताते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाते हैं और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, उस बॉडी के बारे में जानते हैं कि वो बॉडी कहाँ मोशन कर रही है, किस तरीके से मोशन कर रही है, वो फिजिक्स के लॉज बताते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम क्या है, रेफरेंस फ्रेम हमारा क्या है, इट इज अ सिस्टम of coordinate axis relative to which the motion of an object is described और ये क्या करता है रेफरेंस फ्रेम, यही किसी भी इवेंट को स्पेसिफाई करता है 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था रेफरेंस फ्रेम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इससे पहले जब हमने इवेंट के बारे में चर्चा की तो वहाँ मैंने आपको x, y, z, t ये चीज़ें दिखाई थी। तो वो 3D में भी बता सकता है, टू डायमेंशनल स्पेस में भी बता सकता है किसी भी इवेंट को। तो यही क्या होता है, हमारा रेफरेंस फ्रेम होता है। अब देखिए हमारे पास 2 तरीके के रेफरेंस फ्रेम आते हैं, 2 तरीके के रेफरेंस फ्रेम आते हैं। एक होता है आपका इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और एक होता है हमारे पास नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक, तो देखिए जो हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बात करेंगे तो वो केवल और केवल इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। अभी हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई मतलब नहीं है। ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, किस तरीके से कहानी होती है, किस तरीके से वहाँ लॉज लगते हैं। फिलहाल तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं तो हमें एक स्पेशल फ्रेम चाहिए। कौन सा? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम चाहिए। तो देखिए इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, अगर मैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के बारे में जान जाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अपने आप ज्ञान हो जाएगा कि कौन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। तो देखिए इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि किसी भी फ्रेम में ऐसा एक फ्रेम जहाँ पर कोई भी फोर्स ना हो, मतलब वहाँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड हो। ठीक, ऐसे फ्रेम को हम क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। ठीक, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जिसमें एक्सेलरेशन हमारा क्या हो? 0 हो, या फिर वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड।
या फिर हम बोल सकते हैं देयर इज नो रियल फोर्स एक्टिंग एट दैट फ्रेम। कोई भी रियल फोर्स हमारा क्या है, यहाँ नहीं होना चाहिए। ऐसा फ्रेम हमारा कौन सा होता है, इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं, ठीक। और अगर मेरे पास दो फ्रेम हैं, मान लीजिए एक फ्रेम ये है, ये ऑब्जर्वर ओ यहाँ बैठा हुआ है, ये एस फ्रेम, ये हमारे पास एस प्राइम, ये ऑब्जर्वर ओ प्राइम, ठीक। अगर ये दो फ्रेम रेस्ट में रखे हुए हैं, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इनर्शियल फ्रेम होंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी, ये v1 से मूव कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये v2 से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो भी ये दोनों क्या होंगे, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होंगे, ठीक है। तो भी ये दोनों क्या होते हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होते हैं। और क्या एग्जांपल है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के, कोई भी मेरे पास रॉकेट है, ये मेरे पास रॉकेट है, ये कहीं भी स्पेस में, ये कहीं भी स्पेस में जा रहा है, और कंडीशन क्या है कि इसमें क्या नहीं होनी चाहिए, नो टर्निंग, नो टर्निंग। जो इसका इंजन है वो भी क्या होना चाहिए, कट ऑफ होना चाहिए, ठीक। तो ये भी हमारा क्या माना जाएगा, एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम माना जाएगा, ठीक है। कोई भी स्टार स्पेस में बहुत दूर कहीं कहीं चमक रहा है, कहीं शाइन कर रहा है, वो भी हमारा क्या है, एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। बाकी जो बचे हुए सारे फ्रेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होते हैं। अच्छा, दो फ्रेम अगर ये एक एक्सेलरेशन a1 से मूव कर रहा है, दूसरा एक्सेलरेशन a2 से मूव कर रहा है, तो क्या ये दोनों इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होंगे, तो देखिए कतई नहीं होंगे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। पहले ही मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी फ्रेम में अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो वही क्या होता है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है। अब आप कहेंगे कि सर अगर ये a1 और ये a2 दोनों इक्वल हैं, दोनों एक्सेलरेशन इक्वल हैं, तो भी क्या ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, तो भी नहीं होंगे। अगर हम किसी और रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इन दोनों रेफरेंस फ्रेम को देखेंगे तो ये क्या होंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम्स कभी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ आप दिमाग में डालिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होना चाहिए वहाँ पर, तब वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होंगे। वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। अच्छा, क्या इनर्शियल, देखिए यहाँ पर एक ये फ्रेम है, एक ये फ्रेम है, और भी ऐसे बहुत सारे फ्रेम होंगे जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो देखिए सारे फ्रेम ऐसे बहुत हज़ारों लाखों करोड़ों इनफाइनाइट फ्रेम्स होंगे, ठीक है, जो आपस में क्या होंगे, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होंगे। सीधी सी बात है, जिन फ्रेम्स की वेलोसिटी आपस में क्या है, कांस्टेंट है, वो सारे फ्रेम्स क्या होते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और टर्म आता है, ऑब्जर्वर। देखिए रिलेटिविटी में बार बार हम लोग ऑब्जर्वर की बात करेंगे कि ये ऑब्जर्वर बैठा है, वहाँ ऑब्जर्वर बैठा है, उस फ्रेम में ऑब्जर्वर बैठा है। तो ये ऑब्जर्वर क्या होता है, देखिए रिलेटिविटी में ऑब्जर्वर क्या होता है, एक ऐसा आदमी जिसके पास एक ऐसा थैला है जिसमें उसके पास सारा सामान है, सारा फुली इक्विप्ड एक आदमी बैठा हुआ है जिसके पास उसके पास सारे मेजरिंग डिवाइस हैं, सारी चीज़ें, सारे हथियार हैं, ठीक, हथियारों से लेस बैठा हुआ है। मतलब किसी भी इवेंट को वो तुरंत ही नोट कर लेता है, किसी इवेंट के बारे में बता देता है, मेजरिंग डिवाइस हैं, अच्छी अच्छी सारी चीज़ें उसके पास, एक सुपर ह्यूमन बैठा हुआ है, ठीक। तो एक ऑब्जर्वर क्या है, फुली इक्विप्ड पर्सन, इसके पास झोले में सारी चीज़ें हैं, ठीक, मेजरिंग डिवाइस है, सारे सब कुछ है, ये आसानी से किसी भी चीज़ को नोट कर सकता है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करना इतनी आसान चीज़ नहीं है, बट जो ये ऑब्जर्वर है ये जहाँ भी बैठा होगा ये तुरंत ही चीज़ों को मेजर कर लेगा, स्पीड ऑफ लाइट को भी मेजर कर लेगा, मतलब इसके पास सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो
ये क्या होता है, हमारा ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर में बेसिकली हमें यही बात करनी थी कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं, इवेंट क्या होता है, ऑब्जर्वर क्या होता है। तो ये सारी कहानी आज हमने डिस्कस कर ली। अब अगले लेक्चर से हम बात करेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। ठीक, उसके बाद लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, फिर धीरे धीरे हम इस लेक्चर को आगे लेकर जाएंगे कि कैसे कैसे हमें मतलब टाइम डायलेशन के बारे में पता चलेगा। ठीक, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे हम लोग, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की एक्सप्रेशन देखेंगे, सारी कहानी आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।